सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CGPSC में डीजी। आज हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 1 के लिए। तो देखिए, पहली बात, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी लाना और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना पब्लिक अथॉरिटीज़ की, ओके, एंड टू एम्पावर सिटीजन्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ करप्शन को कम करना और जो आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग है उनको कम करना। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन सीख कौन कर सकता है, कौन इन्फॉर्मेशन ले सकता है इस एक्ट के तहत? तो एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड नो नीड टू गिव एनी रीजंस फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिटीज़न हैं, आपका हक बनता है। ठीक है। अब सेक्शन 2 में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है कि पब्लिक अथॉरिटी है क्या। तो कौन है पब्लिक अथॉरिटी? कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो MLA हो, MP हो, आपके पार्षद हो, कोई भी हो, वो सारे पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। पार्लियामेंट के हो, स्टेट के हो, लोकल म्यूनसिपैलिटी के भी, इवन जो PSUs कंपनी है, सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि कोल इंडिया एंड ऑल, है ना, वो सारे भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिक डेफिनीशन पूछ सकता है, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? तो इंक्लूड्स रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा है ना, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। सुओ मोटो डिस्क्लोज़र मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं इनको प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करती हैं, खुद से डिस्क्लोज करती हैं, है ना। क्या क्या है? सेक्शन 4 में दिया हुआ था। तो बजट और एक्सपेंडिचर, है ना, बजट और एक्सपेंडिचर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, ये तो खुद ही गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है। सब्सिडीज़ कितने दे रहे हैं, बेनिफिशरीज़ कौन कौन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट सुओ मोटो डिस्क्लोज करते हैं। ये सेक्शन 4 में है। RTI एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है कि आप एप्लीकेशन फ़ाइल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल एप्लीकेशन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो आप लिख के दो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो। फिर नो नीड टू गिव एनी रीज़न, आपको रीज़न देने की ज़रूरत है ही नहीं। दैन एप्लीकेशन फ़ी ₹10 रुपये का एक नॉमिनल फ़ीस है। फिर ये किसको आप दोगे? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, PIO को दोगे, है ना। और इफ़ द एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड टू द रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद इन 5 डेज़। अगर किसी दूसरे अथॉरिटी को एप्लीकेशन चले गया तो भी ये 5 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 7 में टाइम लिमिट्स दिया गया है। अगर नॉर्मल केसेस में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो 30 डेज़ के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर पर्सनल लाइफ लिबर्टी का मामला है, किसी की ज़िंदगी की बात आ पड़ी है, तो आपको 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर अंदर उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। इफ़ एप्लीकेशन इज़ ट्रांसफ़र टू अनदर अथॉरिटी, किसी और अथॉरिटी को दिए हैं, तो वो 5 दिन एक्स्ट्रा ले लें, है ना, 5 दिन एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई इन्वॉल्व हुआ है, आप चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस में मिला है ये जानना चाहते हो, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो मैक्स टू मैक्स 40 दिन से डिले नहीं होना चाहिए। और अगर इस टाइम में नहीं हो सकता, रिस्पॉन्स नहीं देते वो, तो माना जाएगा कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, और आप इसके थ्रू केस भी कर सकते हैं या अपील भी कर सकते हैं। उसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोज़र, सेक्शन 8 और 9 में दिया गया है कि कौन से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे इंडिया की, नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात आती है, तो वो आपको ऑब्वियसली नहीं बताया जाएगा। कोई इंटरनल सिक्योरिटी है ना, जिससे कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है ना, आतंकवादियों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको नहीं बताया जाएगा। देन इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन टू बी डिस्क्लोज्ड बाय एनी कोर्ट, अगर कोई कोर्ट ही बोल रहा है
कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना है तो आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी प्रिविलेज का ब्रीच हो रहा है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड सीक्रेट्स है गवर्नमेंट के, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, और अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये इन्फॉर्मेशन है तो इट स्टिल कैन बी डिस्क्लोज्ड। ओके, देन सेक्शन 9 है, उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बोला गया है। 2 है, एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या काम है इनका? अपील्स आपके सुनेंगे, आपके कंप्लेंट्स लेंगे, अच्छे से आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये इंश्योर करेंगे, प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, राइट। देन फिर अपील का क्या प्रोसेस है? वो तो जो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन मिलने का टाइम था जो अभी आपने देखा, फिर अपील अगर आप करते हैं तो पहला अपील करेंगे 30 दिन के भीतर। आपको 30 दिन के अंदर नहीं मिला इन्फॉर्मेशन तो आप पहला अपील करेंगे सीनियर ऑफिसर को, फिर सेकंड अपील करेंगे 90 डेज़ के अंदर, तो 30 डेज़ और 90 डेज़। सेकंड अपील सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन को जाएगा। फिर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, अगर इफ़ इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अनदर पर्सन और एंटिटी दैट पार्टी मस्ट बी कंसल्टेटेड, उस पार्टी को आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, फिर पेनल्टीज़ क्या है? अगर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो एक टाइम लिमिट के बाद, मतलब नॉर्मल केसेस में 30 दिन तक के अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसके बाद 31वें दिन से पर डे उनको ₹250 ₹250 हर दिन का चार्ज किया जाएगा पेनल्टी, और मैक्सिमम पेनल्टी ऐसे 25,000 तक के हो सकता है। उनके खिलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है बाय स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सारे प्रोविजंस थे। रोल क्या है आरटीआई का कि जो भी करप्शन स्कैंडल्स है, मिसयूज़ हो रहे हैं पब्लिक फंड्स के, फेक बेनिफिशरीज़ हैं, है ना, ये सारे बाहर आएंगे, इनके बारे में आप पूछ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। लिमिटेशंस क्या है? डिलेज इन रिस्पॉन्स, बहुत डिले होता है रिस्पॉन्स के लिए। मिसयूज़ ऑफ हरासमेंट, ठीक है, बैकलॉग इन इंफॉर्मेशन कमीशन। थ्रेट्स एंड अटैक्स ऑन आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर भी कभी कभी अटैक